हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ Vue.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। अगेन हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में और इस बार हम पढ़ेंगे एक स्पेशल फीचर के बारे में जिसका नाम है स्लॉट्स। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम करते क्या थे कि प्रॉप्स की हेल्प से हम कंपोनेंट्स में डेटा भेज पाते थे। चाहे वो ऑब्जेक्ट होता था, एरे होता था, बूलियन होता था, स्ट्रिंग होता था। हम अलग अलग तरह का जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करते थे और उस तरह का डेटा हम भेज पाते थे। बट स्लॉट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा हम कंपोनेंट्स में भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने कहा कि एक एसवीजी भेजनी है हमें, या एक इमेज टैग भेजना है हमें, या मान लो हमने कहा कि एक डिव है जिसके अंदर और भी एचटीएमएल कोड लिखा हुआ है, वो पूरा हमें कंपोनेंट में भेजना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो स्लॉट्स की हेल्प से। और स्लॉट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हेविली यूज़ होते हैं, स्पेशली यूआई लाइब्रेरीज़ को क्रिएट करने में। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डायनामिक कंपोनेंट के बारे में कि डायनामिक कंपोनेंट क्या होता है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं, इनको कब यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक टू डू लिस्ट बनाई थी और उसी के बिहाफ पर एमिट्स, प्रॉप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा था, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होने वाला है। हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल से ही स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल पे ही एंड करेंगे, और बीच में ही डॉक्यूमेंटेशन को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम समझेंगे कि कैसे यूआई लाइब्रेरी स्लॉट्स को यूज़ करती हैं। यहाँ पे एक यूआई लाइब्रेरी है जिसका नाम है प्राइम व्यू। मैं हाल ही में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशली साइड प्रोजेक्ट्स में या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे बनाएंगे एक बटन कंपोनेंट, एक बेसिक सा बटन कंपोनेंट जो प्रॉप्स के थ्रू डेटा लेता है, बट बाद में हम उसको स्लॉट्स के तरीके, लाइक स्लॉट्स को यूज़ करेंगे उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स तरह का डेटा भेजना सीखेंगे। उसके अलावा हम बनाएंगे एक मॉडल कंपोनेंट को, कि किस तरीके से स्लॉट्स मॉडल्स को बनाने में यूज़ किए जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं। सो इधर आ जाते हैं। सिंपली आपको Vue.js की वेबसाइट पे आना है, डॉक्स पे आना, गाइड पे आना, और क्विक स्टार्ट पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेना। ठीक है, देन यहाँ पे देखो कंपोनेंट बेसिक्स में आ जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिसनिंग टू इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। ये वाला हिस्सा हम लोग कवर अप कर चुके हैं। इसके नीचे एक छोटा सा यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद स्लॉट्स। देखो, ये छोटा सा ही यहाँ पे आर्टिकल है, बट इसको हम इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, बिकॉज अभी ये समझ में नहीं आएगा। हम पहले देखते हैं सिचुएशन कि कब स्लॉट्स एंट्री मारता है हमारे लाइक कोडिंग में। ठीक है, देन उसके बाद हम स्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इधर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना कर रखा है, मतलब प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, छोटा सा कंपोनेंट बनाया है। यहाँ पे देखो, ऐप डॉट व्यू में मैंने एक बटन को इंपोर्ट कराया है, उसको रजिस्टर किया, और यहाँ पे उसके अंदर एक प्रॉप पास किया है, टेक्स्ट, जिसकी वैल्यू है क्लिक मी। कूल। यहाँ पे देखो, बटन कंपोनेंट है वो। ये बटन कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस बटन को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और मतलब नॉट रिटर्न कर रहा है, रेंडर कर रहा है। और यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट भेज रहे हैं यहाँ पे लग जाएगा बटन के अंदर, और इस पर क्लिक करने पर एक इवेंट एमिट होगा ऑन क्लिक, जिसको यहाँ पर अभी हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। हम चाहे तो हैंडल कर सकते हैं ऐसे करके, बट अभी हमें नहीं करना है, हमें ज़रूरत नहीं है। सो ये एक बेसिक सा कंपोनेंट है जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कोई इशू नहीं है, राइट। इतना तो आप खुद ही बना लोगे। बट अब सवाल होता है, तो सिर्फ ये बटन कंपोनेंट ऐसे क्यों बना रहे हो? नॉर्मली ये जो कोड तुम यहाँ इतना लिख रहे हो, इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो। इतना इस तरीके से कंपोनेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? तो देखो, होता क्या है कि जब तुम किसी भी अलग अलग तरह की वेबसाइट्स पे जाते हो, तो उनकी ना हर एक वेबसाइट की अपनी स्टाइलिंग होती है। जैसे उनके बटन्स का अपना एक स्टाइल होगा, उनके टॉगलर का अपना एक स्टाइल होगा, राइट, उनकी हेडिंग्स का अपना एक स्टाइल होगा। उसी तरीके से बटन्स जो होते हैं, बटन्स के भी स्टाइल होते हैं, जो पूरी वेबसाइट में सेम होगा। उसके कलर्स चेंज हो सकते हैं, उसका होवर इफेक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। बट बाकी की जो चीज़ें होती है, जो उसकी डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग होती है, वो पूरी सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं बूटस्ट्रैप का एग्ज़ाम्पल। जैसे मान लो ये एक यूआई लाइब्रेरी है, और इसमें अगर हम उठा लें बटन, ओवरऑल इनका देखो डिज़ाइन सेम है, बस फ़र्क क्या है, थोड़े से स्टाइलिंग का। इन सब पे होवर इफेक्ट लगा है, क्लिक करने पे इस तरीके से ये बिहेवियर है इनका, राइट। तो इसी तरीके से हर इंसान जब भी अपनी वेबसाइट बनाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट के लिए ओवरऑल एक स्टाइल सिस्टम जो है बना लेता है, कि हम इस तरीके से बटन्स यूज़ करेंगे अपनी लाइक पूरी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर हमने बटन कंपोनेंट इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है। इसके अंदर अगर मान लो हमने कहा हमें आइकन भी चाहिए, और हमें एक कस्टम आइकन भेजना है, तो क्या यहाँ से तुम एक इमेज टैग भेज पाओगे? क्या तुम यहाँ से एक एसवीजी भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे, राइट। तो अब यहाँ पे हमें जब कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो रीयूजेबिलिटी होती है, इसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना होता है, तब हम यूज़ करेंगे स्लॉट्स को।
तो आप इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे स्लॉट से। यहाँ पे अगर आप लिखोगे स्लॉट, अब जो भी डेटा आप यहाँ पे बटन कंपोनेंट के अंदर पास करोगे तो वो यहाँ पे आके लग जाएगा। इसे एक चीज़ और भी कहते हैं, या तो आप इसे स्लॉट एलिमेंट कह लो या फिर आप इसे स्लॉट आउटलेट कह लो। ठीक है, बेसिकली इसे स्लॉट आउटलेट कहा जाता है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ोगे तो वहाँ पे स्लॉट आउटलेट मिलेगा आपको। उसके अलावा आप यहाँ से अभी प्रॉप्स को हटा सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट अब हम एज अ प्रॉप नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पे स्लॉट के अंदर भेजेंगे। तो स्लॉट के अंदर आपको डेटा भेजने के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो कंपोनेंट सेल्फ क्लोज हो रहा है, इसको सेल्फ क्लोजिंग बंद कर दो। अब यहाँ पे इसके अंदर नॉर्मली जैसे तुम लिखते हो क्लिक हियर, ये है स्लॉट का कंटेंट। ठीक है, ये कंटेंट होगा क्या कि आपने कंपोनेंट में इस तरीके से भेजा है, ये यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगा और आउटपुट में आपको इस तरीके से दिखेगा क्लिक हियर। अब मान लो यहाँ पे तुमने कहा कि ठीक है बट इमेज भेज के दिखाओ, तो यहाँ पे कर क्या सकते हो तुम, एक IMG टैग ले लो और कोई एक इमेज ले लेते हैं। इधर आकर एक इमेज ढूंढते हैं, मे बी कंपोनेंट बेसिक्स में ऊपर एक इमेज है, ये है। इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और एक विद भी दे देते हैं इसको, मान लो 150 पिक्सल। अब ये देखो ये इमेज टैग जा रहा है, ठीक है। और देखना भी क्या होगा, अब तुम्हारे बटन में एक इमेज भी आ गई है। तो इस तरह की चीज़ें तुम कर सकते हो। उसके अलावा तुम यहाँ पे लाइक इसकी स्टाइलिंग भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था कमाल स्लॉट्स का। ठीक है, अगर आप इस इमेज को नीचे कर दोगे तो इमेज बाद में आ जाएगी और कंटेंट पहले आ जाएगा। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद स्लॉट्स, इसको तुम एंड में अपने से पढ़ लेना। पहले इसका जो लाइक एक फुल गाइड है, ये लाइक कंपोनेंट इन डेप्थ के अंदर स्लॉट्स में आओगे तो यहाँ मिलेगा। देखो, स्लॉट कंटेंट एंड आउटलेट। स्लॉट कंटेंट वही चीज़ जो आप यहाँ पे भेज रहे हो कंपोनेंट के अंदर, आउटलेट वो जगह जहाँ पे वो कंटेंट लगेगा। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि आप इस तरीके से देखो कंपोनेंट में डेटा भेजोगे तो यहाँ पे आके वो रिप्लेस हो जाता है और इस तरीके से डॉम में फाइनली रेंडर होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखो उसका एक छोटा सा लाइक बेसिक सा एग्जांपल दिया है कि कैसे आप इसको जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू समझ सकते हो। जैसे मान लो फैंसी बटन के अंदर आपने क्लिक मी पास कर दिया, तो कुछ इस तरीके से वो उसे रेंडर कर रहा है। ये बस एक एनालॉजी है समझने के लिए आपको। बाकी यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, एक स्पैन टैग है, इसके अंदर देखो डेटा पास कर दिया है। यहाँ पे देखो स्पैन टैग का स्टाइल कलर रेड कर दिया। जैसे मान लो अगर तुम इस चीज़ को कॉपी कर लो और यहाँ पे क्लिक हियर की जगह ये पास कर दो, अब देखते हैं। ये देखो इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, कुछ स्टाइलिंग तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीज़ों की स्टाइलिंग तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर तुम बेसिक एक स्टाइल दे देते हैं, जैसे पैडिंग है वो 10 पिक्सल रहेगी और बॉर्डर रेडियस रहेगा मान लो 500 पिक्सल। चलो 500 ज़्यादा हो जाएगा, 50 पिक्सल। ये देखो ऐसे सर्कुलर हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ों की तुम स्टाइलिंग को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी 40 पिक्सल, इसको जूम आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। उसके अलावा अगर तुम चाहो तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकते हो, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर सकते हो। तो होगा क्या कि जैसे हम इसको सेव करेंगे, इधर आएंगे तो देखो ये टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। कूल। आप गैपिंग वगैरह देना चाहो तो गैप दे सकते हो। तो होता क्या है कि कुछ कॉमन स्टाइल्स को आप यहाँ पे रखते हो जो आपको पता है कि प्रिटी ऑब्वियस है यहाँ पे ये होनी चाहिए, और कुछ चीज़ों को आप यहाँ से स्टाइल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस पूरे को हम एक डिव में डाल सकते हैं और इसके अंदर अलग से हम स्टाइलिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो 1 मिनट के लिए और जाओ ये चीज़ ज़रा ट्राई करके आओ। एक बटन कॉम्पोनेंट बनाओ, उसके अंदर इस तरीके से इमेज और थोड़ा बहुत डेटा डाल कर आओ। देन इसके बाद आता है रेंडर स्कोप। रेंडर स्कोप बताता है कि कहने का मतलब है कि जो भी रेंडर्ड एलिमेंट है उसका जो स्कोप है वो क्या है। लाइक यहाँ पे क्या चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है तुम्हें, राइट। अब ये डेटा क्या यहाँ की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर डेटा फंक्शन होता और ये रिटर्न कर रहा होता एक स्टेट मैसेज हाय, तो तुम्हें क्या लगता है इस डेटा को, ये जो स्टेट है, इसको तुम इधर एक्सेस कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज़ यहाँ पे इसका जो स्कोप होता है, आपका जो स्लॉट का कंटेंट है, उसका जो स्कोप होता है, वो उसका पेरेंट ही होता है। पेरेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ये डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते।
इसका एक तरीका ज़रूर होता है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर सेम चीज़, इसको कॉपी कर देते हैं, पेरेंट स्टेट, मान लो ये होता हाई फ्रॉम पेरेंट, और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखना चाहो, सी हाई फ्रॉम पेरेंट। और अगर मान लो किसी बटन के क्लिक पे ये स्टेट चेंज होगा, तो ऑब्वियसली ये जो डेटा है इसके अंदर वो भी चेंज होगा, ध्यान देना। जैसे मान लो एक नॉर्मल बटन ले लिया हमने, और हमने कहा कि इसके क्लिक पे, इसका नाम दे देते हैं चेंज अंदर, और एट द रेट क्लिक, हमने कहा पेरेंट स्टेट को चेंज कर देना क्लिक पे, सी। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो पेरेंट स्टेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लिक्ड हो जाएगी। तो जैसे क्लिक किया, ये देखो क्लिक्ड हो गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे डायनेमिक डेटा भी भेज सकते हो और उसकी वैल्यू को पेरेंट से कंट्रोल भी कर सकते हो। तो ये डेटा जो आप यहाँ पे देख रहे हो, स्लॉट का जो कंटेंट है, उसको आप मतलब उसके अंदर ये चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो आराम से, ठीक है। और जब ये चीज़ें चेंज होंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्लॉट कंटेंट डज नॉट हैव एक्सेस टू चाइल्ड कंपोनेंट्स डेटा, ठीक है। स्लॉट का जो कंटेंट है वो चाइल्ड कंपोनेंट के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक एक्सप्रेशंस इन पेरेंट टेम्पलेट ओनली हैव एक्सेस टू पेरेंट स्कोप, एक्सप्रेशंस इन चाइल्ड टेम्पलेट हैव एक्सेस टू चाइल्ड स्कोप। देन आता है फॉल बैक कॉन्टेंट। फॉल बैक कॉन्टेंट का मतलब होता है कि अगर स्लॉट के अंदर कोई डेटा नहीं भेजा जाएगा तब क्या दिखाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल, इधर मान लो हम बटन के अंदर कुछ नहीं भेजें, इसको कमेंट कर दिया, अब क्या होगा, देखो कुछ नहीं आ रहा। बट हमने कहा कि अगर बटन के अंदर डेटा ना भेजा जाए तो इसके अंदर हम लिख देते हैं सबमिट, लिख देते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा क्या दिखेगा, सबमिट दिखेगा, सी। तो फॉल बैक कॉन्टेंट का मतलब यही होता है कि जब कोई लाइक डेटा ना भेजा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखना चाहिए। तो जैसे ये जो टर्म है ना फॉल बैक कॉन्टेंट, तो इसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। इन सारे टर्म्स को ही समझना है, बिकॉज और भी जो यूआई लाइब्रेरीज होती हैं उनमें ये यूज़ होता है। तो ये तो हो गया फॉल बैक। लाइक देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि बटन में स्लॉट के अंदर अगर इस तरीके से तुम सबमिट लिख दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो इस तरीके से रेंडर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबमिट रहेगी। और अगर तुम उसके अंदर सेव पास कर दोगे तो ये रेंडर करेगा सेव को। कूल। आप यहाँ पे ट्राई इट इन द प्लेग्राउंड पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हो। तो ये हो गया फॉल बैक कॉन्टेंट। फिर आता है नेम्ड स्लॉट। नेम्ड स्लॉट क्या होता है कि जैसे मान लो हमें मल्टीपल स्लॉट्स यूज़ करने हैं, तब हम कैसे करें, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा एक स्लॉट होगा, इसका नेम दे दिया, यहाँ पे स्लॉट का आप नेम दे सकते हो, ये टेक्स्ट होगा। एक होगा आइकन डैश राइट, और एक और होगा आइकन लेफ्ट, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होगी। कुल। अभी के लिए ये पूरा कमेंटेड है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या रेंडर होगा, सी। क्योंकि सबमिट की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यानी कि ये जो स्लॉट है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इस वजह से ये दिख रहा है, अदरवाइज़ ये भी नहीं दिखता। अब मान लो हमें टेक्स्ट स्लॉट के अंदर डेटा भेजना है, हम चाहते हैं यहाँ पे सबमिट की बजाय सेव रेंडर हो, तब हम क्या करें। तब अगर हम यहाँ पे सेव लिखेंगे ना, पहली चीज़ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसको बता ही नहीं रहे हैं कि ये सेव को ले जाके रेंडर कहाँ पे करना है। हमने कहा टेक्स्ट वाले पे रेंडर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको अब यूज़ करना रहेगा टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर हम एक नया डायरेक्टिव यूज़ करेंगे जिसका नाम है वी स्लॉट कोलन, यहाँ पे सीधा लिखते हैं स्लॉट का नाम, तो हमने कहा टेक्स्ट। अब होगा क्या कि ये जो डायरेक्टिव है वी स्लॉट, ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट वाले स्लॉट को टारगेट कर सकता है यहाँ पे। तो इस कंपोनेंट के अंदर ये ढूंढेगा कि कोई स्लॉट है जिसका नाम टेक्स्ट है, अगर है तो उसके अंदर सेव लिख देना, तो ये डेटा देखो आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो हमें आइकन राइट को या आइकन लेफ्ट को टारगेट करना होता, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, आइकन राइट, और इसके अंदर इस इमेज टैग को पास कर देते हैं। चलो अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो आइकन राइट वाला स्लॉट है ये सबमिट के बाद है, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या लगता है ये जो आइकन है ये कहाँ पे रेंडर होगा, या ये जो इमेज है ये कहाँ रेंडर होगी, टेक्स्ट के राइट साइड पे। तुम यहाँ पे चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये लगेगा कहाँ पे, ये लगेगा राइट साइड पे, तो हमेशा ये राइट साइड पे दिखेगा। ये देखो राइट, यहाँ पे अगर तुम देखो हम इमेज पहले भेज रहे हैं, बट स्लॉट कहाँ पे है, स्लॉट तो बाद में है ना, तो हमेशा बाद में ही दिखेगा। इसी तरीके से आइकन लेफ्ट में अगर तुम्हें भेजना होगा तो तुम लेफ्ट लिख दो, चला गया लेफ्ट पे,
और मान लो दोनों जगह भेजना है तुम्हें, कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे राइट लिखा, ये देखो, कूल। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स बना सकते हो। इसके अलावा तुम अगर मान लो यहाँ पे इसको नाम नहीं देते हो तो ये डिफ़ॉल्ट स्लॉट बन जाता है। तो डिफ़ॉल्ट स्लॉट के लिए ना तुम्हें यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इवन तुम्हें टेम्पलेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम इस सेव को डायरेक्टली बस ऐसे बाहर लिख सकते हो, यूँ। तो ये सेव देखो यहाँ पे आ रहा है अभी भी, कूल। इसको सेव करोगे तब भी आउटपुट सेम ही दिखेगा। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लो एक बेस लेआउट नाम का कंपोनेंट है जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, हेडर होगा, मेन कंटेंट होगा, फुटर होगा। तो अब देखो इसके अंदर हेडर कंपोनेंट के अंदर एक स्लॉट रख दिया जिसका नाम हेडर दे दिया है, मेन कंटेंट में बाकी का लाइक एक डिफ़ॉल्ट स्लॉट डाल दिया है, एक स्लॉट दे दिया है यहाँ पे फुटर के अंदर जिसका नाम फुटर है। तो अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो दिया भी है कि स्लॉट आउटलेट विदाउट नेम मीन्स उसका नेम डिफ़ॉल्ट होता है, कूल। अब देखो यहाँ पे टारगेट करने का तरीका दिया है, वी स्लॉट कोलन हेडर। वी स्लॉट डायरेक्टिव है जिसकी हेल्प से आप स्लॉट के अंदर या स्लॉट आउटलेट में डेटा पास कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दिया है कि इसका शॉर्टकट शॉर्ट हैंड भी दिया है हैश। तो अगर मान लो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना होता तो भी ये काम करता। इसको यहाँ पे अगर हम इसको हटा भी देंगे, ये देखो, कूल। बाकी यहाँ पे सेम सब कुछ सेम समझाया जा रहा है कि इस लेआउट के अंदर देखो हेडर टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट आप भेजोगे हैश हेडर करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा आउटलेट से। इस तरीके से आप डेटा भेजोगे। और रेंडर कैसे होगा वो, ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, हेडर का डेटा हेडर आउटलेट में चला जाएगा, टेम्पलेट वाला लाइक सॉरी डिफ़ॉल्ट वाला डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, फुटर का फुटर में चला जाएगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि स्लॉट का नेम अगर आपने नहीं दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर आप इसको ऐसे डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस तरीके से रेंडर होगा, सी। और इसको आप इस तरीके से एक एनालॉजी यहाँ पे दी हुई है कि अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, राइट। कि एक बेस लेआउट कंपोनेंट है, इसके अंदर ऐसे ऐसे 3 डेटा भेजा जा रहा है और इस तरीके से वो रिटर्न कर रहा। अब चलो एक चीज़ दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ पे पहले एक यूआई लाइब्रेरी ओपन करते हैं, प्राइम व्यू। सो अगर कंपोनेंट में हम आ जाते हैं और एक कार्ड कंपोनेंट तुम्हें दिखाते हैं। कार्ड कंपोनेंट में देखो, इसमें देखो टेम्पलेट, यहाँ पे एक स्लॉट का नाम दिया है टाइटल। टाइटल के अंदर पास किया है सिंपल कार्ड, कूल। अब ये सिंपल कार्ड लाइक मान लो किसी स्लॉट में जाके लगा होगा और उसके अंदर पहले से ये देखो इसका जो फॉन्ट साइज़ वगैरह है वो डिफाइंड है, इसका जो फॉन्ट वेट है वो डिफाइंड है, तभी ये ऐसा दिख रहा है, राइट। बाकी कार्ड का लाइक जो बॉर्डर रेडियस है और शेडो दी हुई है, पैडिंग दी हुई है, वो पहले से डिफाइंड है। कंटेंट के अंदर देखो हमने क्या किया है, सिर्फ एक पी टैग पास किया है जिसके अंदर कंटेंट है। अब यहाँ पे देखो टेलविंड की हेल्प से बेसिकली यहाँ पे स्टाइलिंग की जा रही है, M-0 यानी कि मार्जिन हर साइड की 0 कर दो। तो आधी स्टाइल को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, बाकी की स्टाइलिंग कहाँ पे लिखी होगी, ऑब्वियसली कार्ड कंपोनेंट के अंदर लिखी होगी। इसको और एडवांस लेवल पे लेके जाओगे तुम तो देखो एक हेडर है, हेडर टेम्पलेट यानी कि जो हेडर स्लॉट है उसके अंदर देखो इमेज भेजी जा रही है यहाँ से। यहाँ पे देखो टेम्पलेट कंटेंट में लिखा हुआ है हैश टाइटल, यानी कि हमने टारगेट किया है जो स्लॉट आउटलेट टाइटल है उसको, उसके अंदर भेजा है एडवांस कार्ड, सी। उसी तरीके से सबटाइटल, सिर्फ टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जा रहा है स्लॉट आउटलेट से। और इसकी स्टाइलिंग भी कंपोनेंट के अंदर ही लिखी हुई है कि ये ग्रे कलर का होगा और इसका फॉन्ट साइज इतना होगा। यहाँ पे देखो उसी तरीके से फुटर है, फुटर के अंदर देखो हमने क्या किया, एक डिव पास कर दिया है पूरी पूरी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी लगी है, फ्लैक्स, गैप और मार्जिन टॉप 1, राइट। और यहाँ पे 2 बटन पास किए हैं, ये देखो ये बटन है, ये बटन है। अब इन 2 बटन्स को जो है यहाँ पे आधी स्टाइलिंग देखो यहाँ पे लिख दी गई है, बस इसका प्लेसमेंट बताया गया है कि फुटर पे होना चाहिए ये, राइट। तो इस तरीके से देखो यूआई लाइब्रेरीज में ना स्लॉट्स बहुत यूज़ होते हैं। तुम किसी भी तरह की यूआई लाइब्रेरीज को आज के टाइम पे Vue.js की यूज़ करोगे, उसमें स्लॉट्स बहुत यूज़ होंगे। इवन अगर तुम खुद भी बनाओगे ना तो तुम स्लॉट्स को यूज़ करोगे। एंड एक और एग्जांपल दे सकते हैं अकॉर्डियन का, मे बी नेट नॉट अकॉर्डियन, पैनल्स में शायद मिल जाए। सो देखो यहाँ पे एक मज़ेदार सा कंपोनेंट है जिसे पैनल कहते हैं। इसमें देखो जैसे टेम्पलेट हेडर, हम अगेन किसे टारगेट कर रहे हैं, एक स्लॉट आउटलेट जिसका नाम हेडर है, उसके अंदर देखो ये कोड भेजा जा रहा है, राइट। बाकी इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे हम उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं।
हम सिर्फ डेटा भेज रहे हैं यहाँ से, और उसकी प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, कंपोनेंट के अंदर हो रही है। तो आधी स्टाइलिंग यहाँ से बाहर से कंट्रोल की जा रही है और आधी स्टाइलिंग कंपोनेंट के अंदर से। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा रीयूजेबल कंपोनेंट्स को बना सकते हो। और जितनी भी कंपोनेंट लाइब्रेरीज होती हैं वो बहुत हैवीली यूज़ करती हैं स्लॉट्स को। अब मान लो जैसे ये कंटेंट है, अगर ये एक डिव में होता, डॉट आइकन लेफ्ट यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे एक स्टाइल लगी होती, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड सी, और अगर हम इसे ना भेजते तब भी ये छोटा सा रेड पॉइंटर दिख रहा है, भले स्लॉट में डेटा भेजा नहीं गया है बट ये अभी भी दिख रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे तो एक दिक्कत आ गई, तो इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो हमने कहा कि अगर ये स्लॉट भेजा ही नहीं जा रहा है तो इसको दिखाओ ही नहीं। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आप कंडीशनली स्लॉट्स को रेंडर कर सकते हो कि जो स्लॉट में डेटा भेजा जाए सिर्फ उसमें भेजो, अदरवाइज मत भेजो। जैसे यहाँ पे तुम वी इफ लगा सकते हो और एक चीज़ मिलती है डॉलर स्लॉट्स। इसके अंदर आप टारगेट कर सकते हो, स्लॉट का क्या नाम है, आइकन डैश लेफ्ट, ये नाम है, ये लिख दिया, अभी वो चला गया, राइट। इस तरीके से आप और भी जगह पे लगा सकते हो। और हाँ, अगर आपका जो लाइक वर्ड है इस तरीके से, पहली चीज़ तो कबाब केस में नहीं है, तो आप सीधा स्लॉट्स डॉट आइकन लेफ्ट ऐसे लिख सकते थे, या सिर्फ आइकन लिखना चाहते थे तो ऐसे लिख सकते थे। बट हमारे पास हम डैश यूज़ कर रहे हैं या कबाब केस यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ऐसे लिखना पड़ रहा है। कूल। इसी तरीके से ये जो इफ़ कंडीशन है आप कई जगहों पे लगा सकते हो, आइकन राइट पे भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो कंपोनेंट है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएगा। ये स्लॉट पे नहीं लगेगा, बेसिकली यहाँ पे डिव में डाल देते हैं इसको। आप इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हो। चलो डॉक्यूमेंटेशन को वापस आके देखते हैं। कंडीशनल स्लॉट्स, यू कैन यूज डॉलर स्लॉट्स प्रॉपर्टी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वी इफ टू अचीव दिस। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है एक डिव के अंदर डॉलर स्लॉट्स डॉट हेडर, तो अगर हेडर भेजा जा रहा है तभी हेडर को रेंडर करना और उसकी क्लास वगैरह लगाना और उसकी स्टाइलिंग करना। अभी हम एक चीज़ बनाते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं ये चीज़ करके। सेम चीज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के लिए दी गई है, सेम चीज़ फुटर के लिए दी गई है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब एक लास्ट चीज़ को पढ़ने के बाद हम आपको और एग्जांपल्स देते हैं। डायनेमिक स्लॉट कंटेंट नेम, जैसे मान लो स्लॉट के जो नेम्स हैं, यहाँ पे आइकन राइट या लेफ्ट है, आप इसको कंडीशनली दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे ये तरीका दिया है, या यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो। हमने कहा आइकन पोजीशन, और ये होगा एक, मान लो एक प्रॉपर्टी आइकन लेफ्ट, और इस बटन के क्लिक पर हम चाहते हैं इसकी जो वैल्यू हो आइकन पोजीशन की, वो हो जाए आइकन राइट, ठीक है। तो आप कंडीशनली भी स्लॉट्स को टारगेट कर सकते हो। रिफ्रेश किया, ये देखो, कूल सी। तो इस तरीके की भी चीज़ें आप करना चाहो तो कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो बटन कंपोनेंट है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएगा। जैसे मान लो आप कई तरह के बटन बनाना चाहते हो, जिसमें आप सिर्फ कभी बटन में टेक्स्ट भेजोगे, कभी पूरी पूरी एसवीजीज भेजना चाहते हो बटन में, या कई बार एसवीजी और टेक्स्ट दोनों भेजना चाहते हो, तो आप स्लॉट की हेल्प से इस तरह के जो बढ़िया बढ़िया कंपोनेंट्स हैं वो बना सकते हो। ये हम लोग लाइक अपनी वेबसाइट्स में या अपने प्लेटफॉर्म में अभी भी यूज़ करते हैं। लाइक मैं अपनी करंट कंपनी में जहाँ काम करता हूँ, तो स्लॉट्स में बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग स्लॉट्स की हेल्प से बनाते हैं। कार्ड्स वगैरह को या बटन कंपोनेंट को या पैनल्स वगैरह को, मॉडल्स वगैरह को स्लॉट्स की हेल्प से बनाया गया है। अब ये तो हो गया एक बेसिक एग्जांपल बटन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मॉडल कंपोनेंट बना के देखते हैं। यहाँ से हटाते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हमने मॉडल डॉट व्यू, टेम्पलेट होगा, स्क्रिप्ट होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब देखते हैं मॉडल के अंदर क्या क्या चाहिए हमें। पहले तो चाहिए एक डिव जिसका नाम होगा मॉडल, यहाँ पे एक होना चाहिए हेडर, फिर होना चाहिए फुटर, और इनके बीच में होगा हमारा मेन। मेन के अंदर हमारा मेन कंटेंट होगा। अब इधर इसकी एक क्लास दे देते हैं, मॉडल डैश हेडर। जब भी आप हेडर भेजोगे तो यहाँ पे उसको हम रिसीव करेंगे। तो स्लॉट लिखा, और यहाँ पे एक बटन दे दिया हम लोगों ने, और मैंने कहा कि इसका नाम दे देना क्लोज़, जिससे हम इसको क्लोज़ कर पाएँ। और एट द रेट क्लिक पर ये एमिट करेगा, डॉलर एमिट क्लोज मॉडल। अभी यहाँ पे एमिट हमें डिफाइन भी करना है, तो एमिट्स के अंदर यहाँ पे लिख दिया हमने क्लोज डैश मॉडल।
उसके अलावा यहाँ पे लिख देते हैं हेडर। सेम इसी तरीके से मेन के अंदर भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे एक स्लॉट और इसका नाम दे देते हैं, चलो डिफ़ॉल्ट ही दे देते हैं। एंड सेम काम फुटर के लिए भी होगा और यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं मॉडल फुटर, स्टाइल लगा देते हैं। हमने कहा कि मॉडल हेडर को टारगेट करना, इसे कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एंड बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हमें डॉट मॉडल को भी टारगेट करना है और इसका बैकग्राउंड कलर मान लो दे देते हैं रॉयल ब्लू अभी के लिए। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ओके, मॉडल फुटर को भी हम टारगेट कर ही लेते हैं एंड मॉडल फुटर में हम बस दे देंगे बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, बॉर्डर टॉप होगा, वेट, इंपोर्ट मॉडल, हमने यहाँ पे लिखा मॉडल। अभी देखो ये कुछ ऐसे दिख रहा है अजीब सा। चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर डेटा भेज के देखते हैं पहले तो। यहाँ पे टेम्पलेट वी स्लॉट आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, अदरवाइज आप यहाँ पे सीधा हैश, स्लॉट का नाम क्या है, हमने कहा हेडर, ऐड कंप्लेन। तो ये देखो ऐड कंप्लेन आ रहा है यहाँ पे, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधा सीधा कंटेंट, जैसे मान लो टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो और एक h1 टैग रैंडम हेडिंग, ये देखो रैंडम हेडिंग आ रही है। और इसी तरीके से फुटर का भी दे सकते हो आप, फुटर में चाहो तो एक बटन शो कर सकते हो, सेव। आप यहाँ पे इवन चाहो तो ना वो जो बटन कंपोनेंट है वो यूज़ कर सकते हो, ये लो। तो आप एक ऐसा कुछ नहीं है कि स्लॉट के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं भेज सकते, भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। तो अब जो इसकी स्टाइलिंग है आधी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो यहाँ पर हम पहले से बता सकते हैं, राइट। देखो जैसे ये बॉर्डर टॉप है, तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है हम चाहते हैं ये कंडीशनली दिखे, राइट। तो क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, जैसे फुटर में पहले तो पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, सॉरी। अब यहाँ पे इसको हमें कंडीशनली दिखाना है, तब हमने पढ़ा था वी इफ़ डॉलर स्लॉट्स डॉट फुटर के बारे में, अभी दिख रहा है। अगर मान लो इसी चीज़ को हम कमेंट कर देंगे, ये लो। तो कुछ इस तरीके से ना आपके बहुत सारे ये जो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, जितनी भी ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज देख रहे हो, बहुत हेविली यूज़ करते हैं स्लॉट्स को। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा और एग्जांपल था। आपको कॉम्प्लेक्स अगर मॉडल बनाना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है इसका फ़ायदा कि यहाँ पे देखो ये एमिट भी करेगा क्लोज मॉडल को, तो क्लोज बटन की स्टाइलिंग वगैरह आप यहाँ पे एक बार लिख दो और आपको हर बार क्या भेजना रहेगा, हेडर के अंदर टाइटल वगैरह आप भेज सकते हो। और इवन यहाँ पे इसको ऐसे नहीं भेजना चाहते हो सिर्फ टेक्स्ट, आप यहाँ पे मल्टी लाइन का भेजना चाहते हो तो मल्टी लाइन भेज दो, यहाँ पे h1 एक और डाल दो। ये देखो आपकी आप इसकी स्टाइलिंग को यहीं से कंट्रोल करना चाहो आधी तो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लास दे दी हमने हेडर आउटर, कुछ भी दे दो और यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे, राइट। तो आप थोड़ी बहुत स्टाइल्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से और काफ़ी सारी चीज़ें उधर से कंट्रोल कर सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा रीयूजेबल हेविली रीयूजेबल कंपोनेंट्स को बना सकते हो। यहाँ से ये एमिट करेगा तो तुम्हें पता है कि कंपोनेंट जब एमिट करता है तो एट द रेट, यहाँ पे क्लोज मॉडल है। अब तुम कोई फंक्शन कॉल कराना चाहो फंक्शन कॉल करा दो, कंसोल लॉग कराना चाहो तो कंसोल लॉग करा दो, सी। तो इस तरीके से रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, आप उसके अंदर कंटेंट जितना डायनामिक चाहो उतना बना सकते हो। तो ध्यान देना कि ये जो चीज़ है इसके अंदर अगर कोई डेटा वगैरह है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, बट इसको भेजने का तरीका भी है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो स्कोप्ड स्लॉट्स, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने रेंडर स्कोप में डिस्कस किया था कि जो स्लॉट्स होते हैं वो चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, बट देयर मे बी सिचुएशंस जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, राइट। मान लो कोई सिचुएशन होगी जहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमें चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा चाहिए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्लॉट के अंदर इस तरीके से बाइंड कर सकते हो अलग अलग प्रॉप्स को। ये स्लॉट प्रॉप्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्लॉट्स की जो आप चाइल्ड कंपोनेंट से भेजते हो पेरेंट को। जैसे मान लो यहाँ पे डेटा फंक्शन ले लेते हैं, चलो।
ये रिटर्न कर रहा है वन मैसेज। अब इस चीज़ को अगर तुम्हें उधर भेजना है, मान लो हेडर में रिसीव करना है, या ये लो इसको डिफ़ॉल्ट हेडिंग कह देते हैं। यूजुअली तो तुम डिफ़ॉल्ट हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हो, ऑब्वियसली तुम्हें पता है, राइट। बट हम कह रहे हैं मान लो हमें इसी को भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा कोलन डिफ़ॉल्ट हेडिंग इक्वल्स टू, तुम चाहो तो ऐसे लिख दो डिफ़ॉल्ट हेडिंग, या तुम यहाँ पे स्टैटिक डेटा भेजना चाहते हो तो तुम स्टैटिक डेटा भेज सकते हो, और इसका नाम तुम जो चाहो वो रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हेडिंग दे दिया सिर्फ हमने। अब इस हेडिंग को एक्सेस कहाँ पे करना है तुम्हें, पेरेंट में करना है, ठीक है। तुमने यहाँ पे स्लॉट प्रॉप भेजा है, अब इसको एक्सेस करना है पेरेंट कंपोनेंट में, हेडर के अंदर, क्योंकि तुम हेडर से भेज रहे हो, राइट। किस हेडर पे भेज रहे हो, सॉरी, किस स्लॉट से भेज रहे हो, हेडर वाले स्लॉट से भेज रहे हो, तो तुम इसको कहाँ पे एक्सेस करोगे, यहीं पे एक्सेस करोगे। कूल। अब इसका तरीका क्या है, देखो यहाँ पे दिया है माई कॉम्पोनेंट वी स्लॉट इक्वल्स टू, इस तरीके से। अगर डिफ़ॉल्ट स्लॉट के अंदर भेज रहे हो तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो पहले डिफ़ॉल्ट स्लॉट से भेजना दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से और सीधा भेजते हैं इस वाले से। कूल। और यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या बताया गया है, कंपोनेंट में सीधा वी स्लॉट स्लॉट प्रॉप्स लिख दो। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कंपोनेंट में ही, इसको हटा देते हैं, वी स्लॉट स्लॉट प्रॉप्स। अब जैसे ही तुमने इसको लिखा, पहले तो ये एरर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट्स को भेजने का तरीका डिफरेंट है और सिंगल स्लॉट पे भेजने का तरीका डिफरेंट है। तो ये सिंगल स्लॉट का है, अगर सिंगल स्लॉट होते हैं तब इस तरीके से आप करते, बट मल्टीपल वाले का पहले देखते हैं। यहाँ पे मल्टीपल वाले को भेजने के लिए वी स्लॉट दिस 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 नॉट दिस, अच्छा वी स्लॉट कोलन नेम, ओके। तो इसको पहले अभी हटाते हैं यहाँ से, एक बार वापस से इसको हेडर पे ही लगाते हैं। और हेडर पे क्या कर सकते हो आप, इक्वल्स टू कर सकते हो स्लॉट प्रॉप्स। तो ये बस एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है जो रिसीव करेगा प्रॉप्स को। तो यहाँ से जो भी आप मल्टीपल भेजोगे, सिंगल भेजोगे, जो भी भेजोगे ना, वो इधर रिसीव कर लेगा। तो अगर स्लॉट प्रॉप्स को हम इधर प्रिंट भी कराते हैं तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। ये देखो, स्लॉट प्रॉप्स के अंदर आ रहा है हेडिंग, जिसके अंदर डेटा दिया है स्लॉट डेटा। तो स्लॉट डॉट हेडिंग अगर तुम लिखोगे, स्लॉट डेटा मिल रहा है हमें। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो आपने यहाँ से भेजी स्लॉट से, वो कहाँ मिल रही है हमें, यहाँ पे मिल रही है। आपने हेडर से भेजा था तो हेडर का आपको स्लॉट प्रॉप्स यहाँ पे मिलेगा, राइट। इसी तरीके से आप फुटर पे भेजोगे, जैसे मान लो फुटर वाला स्लॉट है, यहाँ पे आपने भेज दिया सम नेम इक्वल्स टू तौसीफ, इसी तरीके से लास्ट नेम जमाल। कूल। आपने इस तरीके से दो वैल्यूज़ को भेजा। अब इन्हें एक्सेस करना है अगर आपको मान लो इधर, तो आप यहाँ पे सीधा क्या लिखोगे, इक्वल्स टू, इस स्लॉट नेम के बाद यहाँ पे आउटलेट का नाम लिख दिया, उसके बाद लिख दिया स्लॉट प्रॉप्स। ये वेरिएबल नेम आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, इवन आप इसको डीस्ट्रक्चर करना चाहो तो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सम नेम और लास्ट नेम है, तो सम नेम कॉमा लास्ट नेम। वेरिएबल नेम जब आप इस तरीके से लिख रहे थे सिंगल, तो ये कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे सिर्फ स्लॉट डेटा लिखना चाहो तो स्लॉट डेटा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लॉट प्रॉप से ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें प्रॉप्स आ रहे हैं। स्लॉट डेटा लिख दिया मान लो हमने अगर, और स्लॉट डेटा डॉट लास्ट नेम लिखते हैं तो सिर्फ लास्ट नेम हमें दिखेगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। और अगर पूरा प्रिंट कराना चाहो तो पूरा प्रिंट करा लो, ये लो। यहाँ पे उसके बारे में दिया भी है कि अगर नेम्ड स्कूप स्लॉट है तो इस तरीके से आप देखो एक्सेस करोगे। डिफ़ॉल्ट वाले के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, फुटर वाले के लिए इस तरीके से, हेडर वाले के लिए इस तरीके से, और सेम पास करने का तरीका सेम है। आप यहाँ पे चाहो तो इसको नहीं भी लगाओगे तो भी काम बनेगा। जब यहाँ पे कोलन लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे किसी डेटा के साथ उसको बाइंड करना चाहते हो। ये अभी भी काम करेगा, देख लेते हैं। सी, ये अभी भी दिख रहा है। तो कोलन तब लगाया जाता है जब आप बेसिकली डेटा के साथ बाइंड करना चाहते हो। अभी तो हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग भेज रहे हैं, बट अगर मान लो हमें ये भेजना होता डिफ़ॉल्ट हेडिंग, तो यहाँ पे हम ऐसे तो भेज नहीं सकते हैं, तब हमें यहाँ पे वी बाइंड वगैरह यूज़ करना होता है। बाकी इस डॉक्यूमेंटेशन को तुम पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो चीज़ें दी भी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। ऐसा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक एग्जाम्पल में या चीज़ों को ट्राई आउट करके देखा है, वो ही सारी चीज़ें दी हुई है। If you are mixing named slot with default slot scope, you need to
यूज़ एन एक्सप्लिसिट टेम्पलेट टैग फॉर द डिफ़ॉल्ट स्लॉट। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से आप भेज रहे हो मैसेज हेलो यहाँ पे, जो अभी हम लोग कर रहे थे शुरुआत में, और कंपोनेंट पे लिख दोगे वी स्लॉट, और इस तरीके से इसको जो है लाइक डिस्ट्रक्चर करके निकालने की कोशिश करोगे ना, तो ये एरर दे देगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको करना है, यूज़ करना चाहते हो आप, तो आपको इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ डिफ़ॉल्ट में एक्सेस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा स्लॉट हैं। जब सिर्फ सिंगल स्लॉट होगा ना, तो आप ये वी स्लॉट लगा दो कंपोनेंट पे और उसको एक्सेस कर लो। आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे से ना सारे स्लॉट्स को कमेंट आउट कर दो, ये स्लॉट को कमेंट आउट कर दो, और सिर्फ इसको एक्सेस करने की कोशिश करो यहाँ पे सीधा, यहाँ पे वी स्लॉट लिख कर। ठीक है, वी स्लॉट लिख कर सीधा स्लॉट प्रॉप्स, तब ट्राई करके देखो काम बनेगा। लेकिन तब जब सिंगल स्लॉट आपके पास हो इधर साइड कंपोनेंट में, तो ये कुछ चीज़ें अपने से भी ट्राई करना। अब वीडियो को पॉज करो, जाओ इतनी चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल करके आओ। ठीक है, इसी तरीके से मॉडल वगैरह को बना के देखो। उसके बाद अगर तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी चीज़ें दी हुई है कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन चीज़ों को नहीं रखना है। यहाँ पे नीचे देखो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि किस तरीके से, एक फैंसी लिस्ट का एग्जांपल दिया है कि आप इसको रेंडर कर सकते हो। आप कोशिश करो, बटन कंपोनेंट है, मॉडल है, ठीक है, इसको ही अच्छे से बनाकर देख लो तो तुम्हें स्लॉट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, और इतना काफ़ी होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तुम बनाते बनाते सीख जाओगे खुद ही। और इन एग्जांपल्स को देखना चाहो तो अपने से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो, इतना ये ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, कोशिश करना यहाँ तक की चीज़ें लाइक डायनेमिक स्लॉट नेम्स वगैरह, इसको कवर अप कर लेना। ये पूरा फैंसी लिस्ट एग्जाम्पल के ऊपर तक ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रीड कर लेना और उसको कवर अप करना। कूल। तो इतना करके आओ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। नेक्स्ट चीज़ जो रह जाती है हमारे पास, अगर हम कंपोनेंट बेसिक्स में आते हैं, तो एक टॉपिक था डायनेमिक कंपोनेंट्स का। कई बार ऐसा होता है कि हम टैब्स बनाते हैं, जैसे मान लो ये है। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग इस पे क्लिक करने पर टैब पर हमारा अलग अलग कंपोनेंट रेंडर हो रहा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई नो ये बहुत छोटा दिख रहा है, बट देखो यहाँ पे टैब दिया हुआ है, इस पे क्लिक करने पर क्या होता है कि करंट टैब की वैल्यू चेंज होती है। ये करंट टैब की वैल्यू चेंज होती है। होम पे क्लिक करते हो तो होम हो जाती है, पोस्ट पे क्लिक करते हो तो पोस्ट हो जाती है। और यहाँ पे कंपोनेंट टैग दिया हुआ है, कंपोनेंट एलिमेंट या टैग आप कुछ भी बोलो। चलो इसको ट्राई करके ही दिखाते हैं सीधा सीधा। अभी इसको हटा देते हैं। कंपोनेंट नेम मान लो होम दे दिया हमने, राइट, जैसे यहाँ पे है, और इसको यूज़ करते हैं। कंपोनेंट इज़ करंट टैब, यानी कि क्या कंपोनेंट नेम ये है, तो अगर ये है तो क्या करेगा, ये उसी कंपोनेंट को रेंडर करेगा। जैसे मान लो होम नाम का यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट होता, होम डॉट व्यू, टेम्पलेट दे दिया होम कंपोनेंट, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग भी दे देते हैं। हम आपको एक चीज़ भी दिखाएंगे, एक्सपोर्ट माउंटेड पर कंसोल डॉट लॉग कर दो होम माउंटेड। यहाँ पे इसको लिखेंगे होम, ये यहाँ पे देखो इंपोर्ट भी हो गया है। ये कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और अगर कंपोनेंट नेम की वैल्यू होम है तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। देखो ये होम कंपोनेंट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, बिकॉज कंपोनेंट नेम की वैल्यू होम है। और अगर मान लो कोई बटन होता, टॉगल एट द रेट क्लिक, इस पे हमने कहा क्लिक करने पर कंपोनेंट नेम इक्वल्स टू कर दो व्यू, या चलो पोस्ट लिख देते हैं। तो जैसे ही कंपोनेंट नेम की वैल्यू बदलेगी, तो देखो कंपोनेंट इस चेक करेगा कि क्या कंपोनेंट नेम पोस्ट है। ठीक है, और पोस्ट नाम का क्या कोई कंपोनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो उसको दिखा देगा, बट अभी नहीं कर रहा है। ये देखो कंपोनेंट नेम गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड लिख देते हैं, बना देते हैं। चलो तुम्हें एक चीज़ दिखाते हैं, टॉगल इफ दिस डॉट कंपोनेंट नेम इक्वल्स टू होम है, पोस्ट कर दो। दिस डॉट कंपोनेंट नेम को पोस्ट कर दो, अदरवाइज क्या करो, होम कर दो। अभी हम सिर्फ दो कंपोनेंट के बीच में टॉगल करना देख रहे हैं। टॉगल किया, अनटॉगल किया, टॉगल अनटॉगल। अच्छा, जितनी बार भी आप क्लिक टू टॉगल कर रहे हो तो ये चेक कर रहा है क्या होम कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको दिखाओ, अदरवाइज उसको हाइड कर दो। ये नाम आपको ध्यान देना है कि ये नेम, ये जो नेम है ना कंपोनेंट नेम, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैच करनी चाहिए इससे। उसी तरीके से मान लो होम की जगह पे पोस्ट नाम का एक कंपोनेंट होता, पोस्ट, पोस्ट माउंटेड लिख देते हैं यहाँ पे।
ये हो जाएगा पोस्ट कंपोनेंट। सिंस पोस्ट कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से हमें दिख नहीं रहा था, बट अब दिखेगा। यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं इसको पोस्ट। अब देखना, रिफ्रेश किया, होम कंपोनेंट माउंट हो गया, क्लिक किया, पोस्ट कंपोनेंट माउंट हो गया। सी, बट ये सेम चीज़ आप कर सकते हैं एक और तरीके से। यहाँ पे इसको ना यूज़ करके, ये जो डायनेमिक कंपोनेंट है इसको ना यूज़ करके सीधा, क्योंकि कभी कभी ये ना कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे वी इफ लगा दो, कंपोनेंट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे होम है तो ये दिखेगा, वी एल्स इफ लगा दो, पोस्ट है तो ये दिखेगा। रिफ्रेश किया, ये देखो अभी भी सेम काम कर रहा, बट यहाँ पे एक कैच है, ध्यान देना। वी इफ क्या करता है, चीज़ों को माउंट और अनमाउंट करता है, और सेम बिहेवियर यहाँ पे भी था कंपोनेंट वाले में। ये डायनेमिक कंपोनेंट के लिए जो एलिमेंट हमें मिला है ये कंपोनेंट वाला, राइट, यहाँ पे भी ये माउंट या अनमाउंट करता है। बट मान लो इसके अंदर कोई एपीआई कॉल कर रहे होते तुम, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने डेवलपमेंट टाइम पे फेस की थी, और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, इसके वजह से हम लोगों ने वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था। अब मान लो यहाँ पे कोई एपीआई कॉल कर रहे हो कमेंट्स को फेच आउट करने की, ठीक है, और आप एक बार एपीआई कॉल करने के बाद दोबारा नहीं करना चाहते, तब क्या ये तरीका सही है माउंट अनमाउंट करना? नहीं। तब यहाँ पे आपको वी शो यूज़ करना है। इस तरीके से रिफ्रेश किया, ओके, यहाँ पे नॉन रूट एलिमेंट दिस वाज इंटेंडेड रन टाइम डायरेक्टिव यूज्ड ऑन कंपोनेंट विद नॉन एलिमेंट रूट नोड। इसको चेक करते हैं इसका मतलब क्या है। ओके सॉरी, बीट में भी इसके वजह से हो रहा हो, इसको डिव में डालते हैं, एक h1। हाँ, तो ये उसी वजह से हो रहा था, बिकॉज ये जो टेम्पलेट है ये किसी में रैप्ड नहीं था, और वी शो में इसको रैप्ड करने की ज़रूरत थी। कूल, ये देखो अभी क्या हो रहा है, एक बार माउंट हो गया तो दोबारा बस शो या हाइड हो रहा है। वी इफ जब हम यूज़ कर रहे थे तो माउंट अनमाउंट हो रहा था, उसके वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी पता है? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि माउंटेड बार बार कॉल हो रहा था, और ये एपीआई अगर मान लो यहाँ पे कोई एपीआई कॉल कर रहे होते तो वो उस एपीआई को बार बार हिट करता। तो ये चीज़ हम लोगों ने लिटरली फेस की थी जब हम लोग अपने कंपनी में लाइक काम कर रहे थे एलएमएस पर। तो वहाँ पे डिस्कशंस को हम लोग फेच कर रहे थे, और वी इफ की वजह से हमको बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे, ठीक है। तो ध्यान देना, इस चीज़ को तभी यूज़ करना जब उसके अंदर ज़्यादा एपीआई कॉल्स ना हो और आप नहीं चाहते हो कि बार बार वो एपीआई कॉल्स हो। तो ध्यान देना कि कब आपको वी शो यूज़ करना है, कब आपको वी इफ़ यूज़ करना होता है। तो ये प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अब इसको ऐसे मत देख लेना कि हर जगह बस वी इफ़ ही यूज़ करोगे या हर जगह सिर्फ वी शो यूज़ करोगे। सिचुएशंस, आपको इंटरनल्स आपको समझने होंगे, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वी इफ पे कंपोनेंट माउंट होगा तो एपीआई कॉल दोबारा होगी। आपको नेटवर्क टैब वगैरह को चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह ये तो डेवलपमेंट टाइम की चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे जब करते रहोगे तो सीखोगे। तो ये था बेसिकली डायनेमिक कंपोनेंट के बारे में। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। लाइक व्यू में आपको एक स्पेशल कंपोनेंट एलिमेंट मिलता है और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है इज़। ये चेक करेगा करंट कंपोनेंट का नेम। तो नेम जो रजिस्टर्ड कंपोनेंट का है वो सेम होना चाहिए और इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। और कंपोनेंट को टॉगल करते वक्त, स्विच करते वक्त, अगर आप चाहते हो कि वो बार बार माउंट और अनमाउंट ना हो, तो आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, कीप अलाइव। कीप अलाइव की हेल्प से क्या होता है कि लाइक अगर मान लो कीप अलाइव के अंदर किसी कंपोनेंट को रखा जाएगा तो वो अपना स्टेट याद रखता है। जैसे नॉर्मली क्या है, ए कंपोनेंट की वैल्यू को देखो हम लोगों ने बढ़ाया यहाँ पे, इसकी काउंट की वैल्यू 7 हो गई। बी कंपोनेंट पे स्विच किया, वापस ए पे आए, तो ये अनमाउंट हो के माउंट हुआ, इसकी वजह से इसकी वैल्यू वापस से रीसेट हो गई 0 पे। कीप अलाइव में ऐसा नहीं होता। कीप अलाइव के अंदर किसी कंपोनेंट को रखोगे तो ये देखो ये उस स्टेट को परसिस्ट करके रखेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, कंटेंट लाइक काउंट को 8 कर दिया हमने यहाँ पे, और बी पे स्विच किया, वापस ए पे आए तो देखो काउंट अभी भी 8 है। क्यों 8 है? क्योंकि इसने स्टेट को परसिस्ट कर दिया इवन आपने जब कंपोनेंट को स्विच किया तब। तो ये चीज़ अगर आपको अचीव करनी है इधर भी, तो आप सेम चीज़ इधर भी अचीव कर सकते हो। कीप अलाइव इसके अंदर डाल दो, देखते हैं। रिफ्रेश किया, होम माउंटेड, पोस्ट माउंटेड। अब देखो तो ये बार बार माउंट अनमाउंट नहीं कर रहा है। तो अलग अलग तरीके हैं। नॉर्मली हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग वी शो को या वी इफ़ को ही यूज़ करते हैं। उसका बस रीज़न ये होता है कि वो ज़्यादा लाइक क्लैरिटी देता है, यहाँ पे क्लैरिटी कम है।
और ये नाम वगैरह को लिखने में और राइट लाइक टॉगल वगैरह करते वक्त अगर कोई इशू आ गया तो दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे पूरे कंपोनेंट्स के नेम लिखो। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।